हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है भारतेंदु युगीन रीति निरूपण के कवि। इससे पहले के जो व्याख्यान थे उनमें मैंने भारतेंदु मंडल के प्रत्येक कवि का व्याख्यात्मक विश्लेषण किया है। उन कवियों को जानने के लिए और उनसे संबंधित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे भारतेंदु युगीन रीति निरूपण के कवियों की, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारतेंदु युग को नव जागरण काल के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतेंदु युग के जितने भी कवि थे उन्होंने रीतिकालीन परंपराओं का त्याग करके समसामयिक युगीन परिवेश को आधार बना करके लिखना शुरू किया। सामाजिक, राजनीतिक और जो भी उनकी समसामयिक समस्याएं थी उन सभी को अपने लेखन में उन्होंने स्थान दिया था। परंतु इस समय भी कुछ ऐसे कवि थे, ऐसे रचनाकार थे जो परंपरागत विषयों को ही आधार बना करके रचनाएं कर रहे थे। वो अभी भी उस कुएं में से नहीं निकल पा रहे थे। तो वो कुछ ही ऐसे कवि थे जिनकी मैं आज के व्याख्यान में बात करूंगी। और इसके पश्चात हम बात करेंगे कि इस समय में जो समस्या पूर्तियाँ हुई उनका संकलन क्या था, क्या समस्या पूर्ति थी, इसकी बात भी होगी। उसके बाद मैं बात करूंगी कि इस युग में अन्य गौण कवि थे जिन्होंने समसामयिक घटनाओं को आधार नहीं बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु युगीन रीति निरूपण के कवि। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो इनमें सबसे पहले कवि थे जिनका नाम आता है लच्छीराम। क्या नाम मिलता है? लच्छीराम। लच्छीराम ये क्या थे? ये मुख्यतः अयोध्या नरेश, ये मुख्यतः अयोध्या नरेश मान सिंह के आश्रित थे। ये मुख्यतः अयोध्या नरेश मान सिंह के आश्रित थे। परंतु फिर भी इन्होंने अनेक तालुकेदारों को खुश करने के लिए उनके नाम पर कुछ ग्रंथों की रचना की है। तो सबसे पहला जो इनका ग्रंथ मिलता है उसका नाम है माहेश्वर विलास। माहेश्वर विलास। इसमें क्या था? इसमें मुख्यतः नायिका भेद का वर्णन और गौणतः नवरसों का उल्लेख किया गया है। गौणतः क्या किया गया है? नवरसों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस रचना का क्या नाम था? माहेश्वर विलास। दूसरी इनकी रचना थी रामचंद्र भूषण। रामचंद्र भूषण ये मुख्यतः क्या है? ये अलंकार ग्रंथ है। ये क्या है? ये अलंकार ग्रंथ है। तीसरी इनकी रचना थी रावणेश्वर कल्पतरु। रावणेश्वर कल्पतरु ये क्या है? ये सर्वांग विवेचन ग्रंथ है। सर्वांग मतलब इसमें काव्य प्रयोजन, शब्द शक्तियाँ, रस, अलंकार, इन सब काव्य शास्त्रीय जो अंग है उनका विवेचन किया गया है। एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जैसे कि कोई रचना आपसे पूछ ली कि भाव विलास, माहेश्वर विलास, और उसमें पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें अलंकारों का
वर्णन किया गया है या फिर रसों का या नायिका भेद, ये रचना किस काव्य शास्त्रीय तत्व से या अंग से संबंधित है। तो ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि 99% क्या है, जहाँ विलास होगा वहाँ क्या होगा, नायिका भेद मिलता है। जहाँ विलास लिखा हुआ होगा वहाँ क्या मिलता है, नायिका भेद से संबंधित वो ग्रंथ होता है। जहाँ भूषण मिलता है वो अलंकारों से संबंधित रचना होती है। और जहाँ कल्पतरु मिलता है वो सर्वांग विवेचन से संबंधित रचना होती है। इन तीनों को आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए इन बातों का। मतलब आपको कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है, जिसके विषय में आप नहीं जानते, फिर भी आप उसको पढ़ करके क्या लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। क्योंकि तुक्का लगाने के लिए भी क्या चाहिए, हमें थोड़ी सी लॉजिक लगाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो क्या है, विलास जहाँ होगा वो किससे संबंधित होगा, ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित होगा। भूषण जहाँ होगा वो किससे संबंधित होगा, वो अलंकारों से संबंधित होगा। और जो कल्पतरु होगा उसमें सर्वांग विवेचन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे किसके ग्रंथ हैं, ये लच्छीराम के ग्रंथ हैं, जो क्या थे, अयोध्या नरेश मानसिंह के आश्रित कवि थे। अगयुग के रीति निरूपण के कवि हैं, उनका नाम था कविराज मुरारी दीन। कविराज मुरारी दीन। ठीक है, तो कविराज मुरारी दीन जो थे वो मेवाड़ नरेश राजा जसवंत सिंह के आश्रित थे। और उन्हीं के आश्रय में रहकर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था जसवंत जसोभूषण। यहाँ भी भूषण आ गया तो समझ जाइए कि ये क्या था, ये अलंकार निरूपण ग्रंथ था। ये क्या था, ये अलंकारों से संबंधित रचना थी, अलंकार निरूपण ग्रंथ था। परंतु इसकी क्या विशेषता थी कि इसमें पद्य के साथ गद्य का भी प्रयोग मिलता है। पद्य के साथ किसका प्रयोग मिलता है, गद्य का प्रयोग भी मिलता है। किसमें मिलता है, जसवंत जसोभूषण किसकी रचना है, कविराज मुरारी दीन की रचना है। ठीक है, और तीसरे उस समय के कवि थे, तो दूसरे थे, तीसरे थे बाल गोविंद मिश्र। बाल गोविंद मिश्र ये क्या थे, ये भारतेंदु युगीन, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, भारतेंदु युगीन अंतिम रीति कवि थे। भारतेंदु युगीन अंतिम रीति कवि थे। कौन थे, बाल गोविंद मिश्र। कौन थे, भारतेंदु युगीन अंतिम रीति कवि थे। इन्होंने 1899 ईस्वी में एक रचना लिखी थी जिसका नाम था भाषा छंद प्रकाश। भाषा छंद प्रकाश बहुत बड़ी रचना नहीं थी, केवल और केवल 48 वार्णिक और मात्रिक छंदों के 48 वर्णिक और मात्रिक छंदों के स्वरचित उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए थे। स्वरचित लक्षण कह लीजिए या उदाहरण इन्होंने दिए थे। ठीक है, इसमें क्या है, बाल गोविंद मिश्र क्या थे, भारतेंदु युगीन अंतिम रीति कवि थे। अंतिम रीति कवि क्यों माना जाता है, क्योंकि 1900 से तो किसकी शुरुआत मान ली जाती है, द्विवेदी युग की शुरुआत मान ली जाती है। और 1899 ईस्वी में भाषा छंद प्रकाश लिखते हैं, तो इसी कारण से क्या माना जाता है, बाल गोविंद मिश्र को भारतेंदु युगीन अंतिम रीतिकालीन कवि माना जाता है। और इनकी रचना कौन सी है, भाषा छंद प्रकाश है। और इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ 48 वर्णिक और मात्रिक छंदों के स्वरचित उदाहरण इनके द्वारा प्रस्तुत
किए गए हैं। दो अन्य और कवि हैं, रीति निरूपण तो उन्होंने किया, परंतु उनकी विशेषता क्या थी कि उन्होंने रीति निरूपण के लिए जो था वो गद्य का प्रयोग किया था। उसमें एक तो थे अयोध्या नरेश थे, ये भी प्रताप नारायण सिंह, ये भी कौन थे, ये अयोध्या नरेश थे। और इन्होंने एक आलोचना ग्रंथ लिखा था रस कुसुमाकर, ठीक है। कौन सा ग्रंथ था इनका, रस कुसुमाकर था, और ये लिखा था इन्होंने 1894 ईस्वी में। दूसरे थे कन्हैया लाल पोद्दार, कन्हैया लाल पोद्दार। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अलंकार प्रकाश, अलंकार प्रकाश, जो कब प्रकाशित हुआ था, 1896 ईस्वी में। इन दोनों की क्या विशेषता थी कि ये रीति मतलब इनमें काव्य शास्त्रीय विवेचन तो किया गया है, जैसे रस कुसुमाकर में रसों की बात हो रही है, अलंकार प्रकाश में अलंकारों की बात हो रही है, परंतु ये दोनों ग्रंथ किस में लिखे गए हैं, गद्य में रचित हैं, मतलब पद्य में नहीं है। ये किस में रचित हैं, ये दोनों ही ग्रंथ गद्य में रचित हैं। तो ये कौन थे, ये भारतेंदु युगीन रीति निरूपण के कवि थे। पहले कवि कौन से थे, लच्छीराम थे, जिन्होंने कौन कौन सी रचना करी, महेश्वर विलास, रामचंद्र भूषण, और तीसरी कौन सी थी, रावणेश्वर कल्पतरु, ठीक है। दूसरे थे जिनका नाम था जसवंत जसोभूषण, जिन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था कविराज मुरारी दीन। तीसरे थे बाल गोविंद मिश्र, जो भारतेंदु युगीन अंतिम कवि माने जाते हैं। 1899 ईस्वी में लिखी थी इन्होंने भाषा छंद प्रकाश, ठीक है। और ये दो जिन्होंने गद्य में ये काव्य शास्त्रीय विवेचन किया था, प्रताप नारायण सिंह। देखिए, एक प्रताप नारायण मिश्र हैं भारतेंदु युग के कवि, लेकिन ये मिश्र नहीं है, ये सिंह हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइए, पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने रस कुसुमाकर लिखी, रस कुसुमाकर लिख करके प्रताप नारायण सिंह दे देंगे, प्रताप नारायण मिश्र दे देंगे, और उस समय हम इतने दबाव में, इतने प्रेशर में होते हैं कि अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, और हम प्रताप नारायण मिश्र पर हो सकता है कि निशान लगा दे, परंतु ये कौन है, ये प्रताप नारायण सिंह है। ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद है, अब हम बात करेंगे भारतेंदु युग में जो समस्या पूर्ति संकलन हुआ, उसकी बात मैं करने जा रही हूँ। समस्या पूर्ति संकलन, समस्या पूर्ति संकलन। समस्या पूर्ति संकलन को करवाने से पहले कि किस किसने कौन कौन सी समस्या पूर्ति रची, इस विषय को करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि समस्या पूर्ति थी क्या। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की सबसे लोकप्रिय विधा थी। समय समय पर विभिन्न काव्य गोष्ठियों का आयोजन करवाया जाता था, जिनमें नए और पुराने सभी प्रकार के जो कवि थे वो भाग लेते थे। यह एक माध्यम था कवियों की रचना कौशल को परखने का, उनकी प्रतिभा को परखने का। मतलब प्रत्येक कवि को, या जो उसमें भाग लेता था, उस कवि को कठिन से कठिन विषय दिया जाता था, कोई एक छंद दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप इस छंद को पूरा कीजिए, और जो भी कवि या लेखक उस छंद को जल्दी से पूरा कर देता था, वह उतना ही अधिक श्रेष्ठ और प्रतिभावान कवि माना जाता था। बहुत से कवियों ने तो अपने कवि जीवन की शुरुआत ही
समस्या पूर्ति से की है, जिसमें हम बात कर सकते हैं अंबिका दत्त व्यास की, जिन्होंने सुकवि की उपाधि प्राप्त की थी कविता वर्धिनी सभा में, जब उन्होंने समस्या पूर्ति की थी पूरी अमेय की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, इस विषय पर। जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र ने समस्या पूर्ति की थी पपैया बोले पीव कहाँ, ऐसे। और एक और हैं जिनका नाम अब मुझे, हाँ, प्रेमधन की जो समस्या पूर्ति है वो बहुत प्रसिद्ध है कि चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चालीबे की चलाइए ना, जो अपनी अनुप्रासिक छटा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसी ऐसी कवि गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। जैसे भारतेंदु ने कविता वर्धिनी समाज की स्थापना की थी, वहाँ समस्या पूर्तियाँ होती थी। कानपुर में जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उन्होंने रसिक समाज की स्थापना की थी, वहाँ समस्या पूर्तियाँ होती थी। और आजमगढ़ में बाबा सुमेर सिंह थे, उन्होंने कवि समाज की स्थापना की। तो विभिन्न समाजों में विभिन्न काव्य गोष्ठियों का आयोजन होता था, जहाँ पर समस्या पूर्तियाँ कराई जाती थी। और क्या थी वो समस्या पूर्तियाँ? वो प्रत्येक कवि के रचना कौशल को परखने का सबसे सशक्त माध्यम उस समय पर माना जाता था। तो अब हम बात करते हैं कि इस समय में कौन कौन से समस्या पूर्तियों का संकलन किया गया। तो सबसे पहले आते हैं इनमें दुर्गा दत्त व्यास। दुर्गा दत्त व्यास कौन थे? दुर्गा दत्त व्यास ये अंबिका दत्त व्यास के पिता थे और बहुत अच्छी समस्या पूर्तियाँ किया करते थे। तो इनकी समस्या पूर्ति का नाम था समस्या पूर्ति प्रकाश। समस्या पूर्ति प्रकाश के नाम से इनकी सभी समस्या पूर्तियाँ संकलित हैं। दूसरे थे अंबिका दत्त व्यास, जो कौन थे? इनके ही पुत्र थे, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ही समस्या पूर्ति से की थी। अपने जीवन की नहीं कह सकते, अपने कवि जीवन की। समस्या पूर्ति सर्वस्व, समस्या पूर्ति सर्वस्व जो थी वो थी अंबिका दत्त व्यास की। ठीक है। तीसरी थी गंगाधर द्विज गंग। गंगाधर, जिनका उपनाम क्या था? द्विज गंग था। और इनकी जो समस्या पूर्ति है उसका नाम है समस्या प्रकाश। तो बहुत सूक्ष्म सा अंतर है, आप बहुत ध्यान से इसे याद कीजिए। समस्या पूर्ति प्रकाश, पूर्ति लिखा हुआ है इसमें, समस्या केवल समस्या है। तो दुर्गा दत्त व्यास ने की थी, पूर्ति की थी, और गंगाधर द्विज गंग ने समस्या प्रकाश लिखा था। ठीक है। नर्मदेश्वर प्रसाद, नर्मदेश्वर प्रसाद, जिनकी एक कविता संकलन है या काव्य संग्रह की कह लीजिए, उसी में ही कुछ समस्या पूर्तियाँ इनकी संकलित है, जिसका नाम है पंचरत्न। ठीक है, किसकी है? नर्मदेश्वर प्रसाद की। पांचवें हैं गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई, जो कि क्या है? जिनकी रचना है समस्या पूर्ति प्रदीप। समस्या पूर्ति प्रदीप। ठीक है। तो ये क्या थे? ये समस्या पूर्ति संकलन है। दुर्गा दत्त व्यास की समस्या पूर्ति का क्या नाम है? समस्या पूर्ति प्रकाश। अंबिका दत्त व्यास ने लिखी समस्या पूर्ति सर्वस्व। और गंगाधर द्विजगंग की समस्या प्रकाश है। नर्मदेश्वर प्रसाद का ये क्या है? काव्य संग्रह है, और इसी में ही कुछ समस्या पूर्ति इनकी संकलित है पंचरत्न में। गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है भारतेंदु ग्रंथावली। भारतेंदु जो ग्रंथावली है, इसी में ही इनकी समस्या पूर्तियां भी संकलित हैं। ठीक है। तो ये क्या थी? ये थी उस समय की समस्या पूर्तियां। ठीक है। तो
अब हम बात करते हैं इस युग के अन्य गौण कवियों की बात मैं करने जा रही हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। भारतेंदु युगीन अन्य गौण कवि। इन्हें गौण कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कवि थे वो भारतेंदु युगीन जो नव जागरण का परिवेश था, उस परिवेश की धारा में नहीं बहे, बल्कि रीतिकालीन जो श्रृंगार भावना थी या रीतिकालीन जो पद्धति थी, उसी को आधार बना कर के ये काव्य रचनाएं कर रहे थे। इसी कारण से इन्हें भारतेंदु कालीन गौण कवियों में स्थान दिया जाता है। तो ये कौन कौन से थे? सबसे पहला नाम आता है इसमें गोविंद गिल्ला भाई का, नहीं, सबसे पहला नाम आता है नवनीत चतुर्वेदी। नवनीत चतुर्वेदी, इन्होंने लिखा था कुब्जा पच्चीसी। कुब्जा पच्चीसी। नवनीत चतुर्वेदी का जन्म हुआ था 1868 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1919 में। और इन्होंने कुब्जा पच्चीसी एक ग्रंथ लिखा था जिसमें क्या है, रीतिकालीन पद्धति का निर्वाह किया गया है। रीतिकालीन पद्धति का निर्वाह, रीतिकालीन पद्धति का निर्वाह किया गया है किसमें? कुब्जा पच्चीसी में। और ये नवनीत चतुर्वेदी जो थे वो जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि द्विवेदी युग के बहुत प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने उद्धव शतक रचना लिखी थी, उस जगन्नाथ दास रत्नाकर के ये गुरु थे। कौन थे? नवनीत चतुर्वेदी। ठीक है। दूसरा उस समय के जो कवि थे उनका नाम है गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई, उन्होंने लिखी थी श्रृंगार सरोजनी। श्रृंगार सरोजिनी, श्रृंगार सरोजिनी और राधा मुख षोडशी। राधा मुख षोडशी, राधा मुख षोडशी, राधा मुख षोडशी। ठीक है। गोविंद गिल्ला भाई ने कौन सी लिखी थी? श्रृंगार सरोजनी, राधा मुख षोडशी, और लिखी थी नखशिख पावस प्योनिधि। पावस प्योनिधि। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी थी? गोविंद गिल्ला भाई की थी। और इनमें क्या मिलता है? रीति काल के जैसा ही श्रृंगार निरूपण या उस समय जो नायक नायिकाओं की मनोदशाओं का वर्णन किया गया था, उसी प्रकार का वर्णन जो है वो इन रचनाओं में मिलता है। तीसरे कौन है? दिवाकर भट्ट हैं। दिवाकर भट्ट, इनकी मिलती है, एक तो मिलती है नवोढ़ा रत्न। नवोढ़ा रत्न। दूसरी इनकी मिलती है नखशिख। नखशिख ये जो रचना है, इस नाम से बहुत से कवियों ने रचनाएं की है। जैसे इन्होंने भी नखशिख के नाम से रचना की है, इन्होंने भी की है, और भी बहुत से कवि हैं जिन्होंने नखशिख से रचना की है। तो चौथे हैं उस समय के जो कवि, उनका नाम है रामकृष्ण बलबीर, जिनका उपनाम था
रामकृष्ण बलबीर, जिन्होंने लिखी थी बलबीर पचासा, बलबीर पचासा इनकी रचना है। और पांचवें थे राजेश्वर प्रसाद, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्यारे उपनाम जिनका था, रचना का नाम था प्यारे प्रमोद, प्यारे प्रमोद। ठीक है। छठे थे उस समय के जो कवि थे, उनका नाम था गुलाब सिंह, गुलाब सिंह। उन्होंने लिखी थी प्रेम सतसई, प्रेम सतसई किसने लिखी थी, गुलाब सिंह ने लिखी थी। और एक और थे जिन्हें गोप कहा जाता है, उपनाम क्या मिलता है, गोप मिलता है। और पूरा नाम इनका मिलता है राय कृष्ण शरण देव, और जिन्हें गोप नाम से जाना जाता है। इनकी रचना थी प्रेम संदेशा, प्रेम संदेशा इनकी रचना थी। ठीक है। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो किससे संबंधित थी, रीति निरूपण तो नहीं कह सकते, बल्कि रीतिकालीन पद्धति। रीतिकाल में क्या था, मतलब राधा और कृष्ण को आधार बना करके श्रृंगारिक चेष्टाओं का, नायक नायिका की मनोदशाओं का वर्णन करना, और प्रकृति चित्रण में भी नायक नायिका के आलंबन और उद्दीपन का वर्णन करना। तो इस तरह का जो वर्णन है वो इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इन्होंने काव्य शास्त्रीय निरूपण नहीं किया कि रस की बात कर रहे हों या अलंकारों की बात कर रहे हों या छंदों की बात कर रहे हों, ऐसा नहीं था, बल्कि रीतिकालीन पद्धति का निर्वाह किया है इन्होंने। रीतिकालीन जो कवियों की जो लिखने की जो शैली थी, जो तरीका था, उसको इन्होंने अपनाया था। ठीक है। तो जो पहले जो मैंने बात की थी वो रीति निरूपण के कवि थे, जैसे कि राजा जसवंत सिंह, कवि मुरारी दीन की मैंने बात की थी, या लच्छी राम की बात की थी, या बालकृष्ण जो थे उसकी बात की थी। तो वो सारे के सारे क्या थे, वो सारे के सारे रीति निरूपण के कवि थे। परंतु ये क्या थे, ये क्या हैं, ये गौण कवि हैं, मतलब कि इन्होंने रीतिकालीन पद्धति को अपनाया है। ठीक है। ये तो, और कुछ जो थे जैसे कि दुर्गा दत्त व्यास ने लिखी थी, दुर्गा दत्त व्यास की एक रचना मिलती है अधमोधार शतक। कब लिखी गई है, 1872 में। इस रचना में क्या है, जैसे कि यहाँ तो नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, इसमें नीति वाक्य इत्यादि लिखे गए हैं, मतलब श्रृंगार वर्णन से इत्र ये रचना है। ठीक है। दुर्गा दत्त व्यास की तो अधमोधार शतक है, और गोविंद गिल्ला भाई की है नीति विनोद, गोविंद गिल्ला भाई की है नीति विनोद। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये कैसी रचनाएं हैं, इनमें नीति वचनों का या फिर अन्य किसी विषय पर ये बात इसमें करते हैं। ठीक है। तो ये कौन कौन से थे, नवनीत चतुर्वेदी, कुब्जा पच्चीसी, गोविंद गिल्ला भाई की रचनाएं हैं श्रृंगार सरोजनी, राधा मुख षोडशी, नक्षिक पावस प्योनिधि, दिवाकर भट्ट नवोढ़ा रत्न, नक्षिक, रामकृष्ण जिनको बलबीर भी कहा जाता है, और इनकी रचना है बलबीर पचासा, राजेश्वर प्रसाद प्यारे जिनका उपनाम है प्यारे प्रमोद ये लिखते हैं, गुलाब सिंह की है प्रेम सतसई, और गोप जिन्हें राय कृष्ण शरण देव का जिनका उपनाम गोप है प्रेम संदेशा लिखते हैं। दुर्गा दत्त व्यास अधमोधार शतक लिखते हैं 1872 में, गोविंद गिल्ला भाई नीति विनोद लिखते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे भारतेंदु युगीन अन्य गौण कवि, जिन्होंने
समसामयिक चेतना को न अपना करके पुरानी परंपरा का ही निर्वहन किया है। तो ठीक है, ये आज के व्याख्यान में मैंने बात की रीति निरूपण के कवियों की, समस्या पूर्ति संकलनों की और भारतेंदु युगीन अन्य गौण कवियों की। आशा है कि आपको ये व्याख्यान बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।